हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार होंगे, जानदार होंगे और जबरदस्त तो आप रहते ही हैं। एक तरीके से हम लोग सेकेंड पारी को खेलने के लिए आए हैं। जो बच्चे जीरो टू हीरो में इनरोल्ड हैं उनको पता होगा कि हमने काफी मेजर सब्जेक्ट जिसमें कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम लगते हैं या प्रैक्टिस करने में टाइम लगते हैं, वो सारे सब्जेक्ट अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, सॉइल इंपॉर्टेंट वन, बीएमसीटी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके एक दो टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और सेकेंड फेज में सेकेंड पारी के लिए हम लोग के पास जो है मेजर जो सब टॉपिक्स हैं उसमें है ट्रांसपोर्टेशन, स्टील, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे एंड इरिगेशन मेजर। बाकी सब छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा इशू नहीं है। गेट और ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एक टॉपिक और इसमें ऐड कर लीजिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि थंबनेल आप देखे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये पहले कैसा बिहेव करता था और आज के डेट में इसका कैसा बिहेवियर है और आगे के डेट में कैसा बिहेवियर होने वाला है। ये बातें को पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम में। जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं वहां का क्वेश्चन इजीली बनना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि हम प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो हमें कोई ये ना कहे कि अरे यार तू बीटेक किया है कि खेला किया है, कुछ तुम्हें आता ही नहीं है। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना होगा। और अगर एक भी पर्सपेक्टिव को आप समझते हैं अच्छे से, कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे से और हमें करना क्या है ये अगर समझते हैं, तो आपका सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं और प्रोमिस कर रहा हूं कि जब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग खत्म करेंगे तो जितना अच्छा से हम लोग और सब सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे बढ़िया इसमें रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। सॉइल के रेस्पेक्ट की बात करें या सोम के रेस्पेक्ट के बारे में बात करें तो उससे उसके रेस्पेक्ट में ये थोड़े से आसान हैं। बट मुश्किल कहां पे हो जाता है इसमें कि डेटेस्टिकल ज्यादा है, डेटा ज्यादा है और अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 50% थ्योरी, 50% से ज्यादा थ्योरी और 50% के आसपास थोड़ा सा ये क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अब हमें मसला क्या करना है कि हम लोगों को करना क्या है। आप देखोगे एक साल पहले का प्रेडिक्शन मेरा देखोगे, यूट्यूब पे मेरे ही वीडियो पड़े होंगे, मेरे ही चैनल पे, जिसमें पहले ही बताया जा चुका था कि अब जो एग्जाम होगा आपके पास, जेई का हो या स्टेट एग्जाम हो, कहीं पे भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज बढ़ाया जाएगा और बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज कम होगा। एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये एक साल पहले का प्रेडिक्शन है। उसके बाद दो एग्जाम हो चुके हैं और दोनों एग्जाम का पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप यही देखोगे कि बीएमसीटी से थोड़ा सा कम किया गया है, लगभग 50% वेटेज घटा दिया गया है बीएमसीटी का। पहले आते थे 25-30 क्वेश्चन, अब 15 क्वेश्चन मैक्सिमम था। किसी पेपर में, एक दो पेपर में 15-16 हो, अलग बात है। बाकी के जो पेपर से क्वेश्चन काटे गए हैं वो सारे के सारे अटैच कर दिए गए हैं किसमें, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगर डिप्लोमा लेवल के बारे में बात करें जो एसएससी जेई में पहले होता था, पहले की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल इसका नहीं था।
2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, बड़ा आसान आसान सा क्वेश्चन आता था, आराम से बन जाता था और छोड़ भी देते थे बच्चे तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता था। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि लगभग 9 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी चीजें बहुत ज्यादा नहीं घुमाता है या बहुत ज्यादा डालता नहीं है ट्रिकी, बड़ा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे इसमें, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको प्रॉब्लम जहां पे आने वाला है वो एक क्वेश्चन पे आने वाला है, और वो भी गेट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, वो भी जब आईआईटी मुंबई या आईआईटी बॉम्बे जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो ट्रांसपोर्टेशन में से ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन एक हो सकता है नया देखने को मिल जाए, नए तरीके से डिजाइन हो सकते हैं एक क्वेश्चन एक टॉपिक में। बाकी के अगर कोई भी एग्जाम उठा लोगे तो बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट ये नहीं है, बशर्ते आपको पूरा चीज याद है। अब इसमें डिमेरिट इफेक्ट्स क्या होते हैं हम लोग ये समझते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। शुरुआत के लेक्चर हमारे हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से पूरा हम लोग एक रास्ता, एक पाथ जैसे बोलते हो ना, हाईवे तो डिजाइन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, कितना अच्छा रोड होगा वो हमें पता होगा, डायरेक्शन, तभी तो हम लोग सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचेंगे। तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूं कि करना क्या है। अभी हम लोगों को करना क्या है समझिएगा चीजें से। तो अब हम कहां पे थे, भूल गया हाँ, मैं कह रहा था कि हम लोग को ध्यान देना क्या है, 2 चीज। हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कोई बुक या कोई नोट्स उठाइएगा, उसमें जो डाटा दिए जाते हैं वो रटने के पर्सपेक्टिव से डाल दिए जाते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग का ये एक बहुत ड्रॉबैक सिचुएशंस आता है स्टूडेंट के साथ कि डाटा रटे कितना, रटोगे कितना, लोग रटवाएंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें सोचना कि हम इतना नहीं रट सकते हैं और नहीं रट पाओगे। जिस टाइम पे पढ़ोगे उस टाइम पे चीजें सही लगेगी, लेकिन उसके बाद आपसे वो चीज कैरी नहीं होगा, आप गलत कर दोगे। इसीलिए हम लोग जो पूरे हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग जानते हैं दिक्कत कहां पे होता है कि कहीं पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, तो कहीं उसी फॉर्मूले में अगर वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में हम डाल दिए तो अलग हो गया। टाइम को हम लोग सेकेंड में ही डाल रहे हैं और वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, तो आपको टाइम को तो चेंज करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप ऐसे चीजों से अगर बच गए तो कहानी बड़ा आसान हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, और कुछ जगह पे मैकेनिकली वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लोड बैलेंस, यही सब चीजें का जरूरत पड़ता है, उससे ज्यादा जरूरत कुछ पड़ता नहीं है, नहीं पड़ेगा। अब यहां पे डाटा क्या होता है कि हम लोग को पहले ही समझा दिया जाता है कि 0.278 v इंटू टी होगा, जिसमें से एक अलग से याद करना पड़ेगा कि वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में है, टाइम जो है सेकेंड में है। अरे भैया, तो टाइम को फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर को टाइम को सेकेंड से तो मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप v इंटू टी याद कीजिए, और v हमेशा मीटर पर सेकेंड में, और मीटर को हम लोग किलोमीटर में अगर चेंज करना होगा तो हम बाद में चेंज कर देंगे। अगर डिस्टेंस ही तो बताना है तो हम बाद में चेंज कर देंगे, मीटर में निकाल करके डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो हमारा एरर होने के चांसेस जो हैं वो घट गए। ये एक प्रिकॉशन है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। दूसरी चीजें को आपको समझना है कि बहुत ज्यादा फॉर्मूले इसमें हो जाते हैं, तो अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको कहीं पे ऊपर नीचे इधर उधर करेगा तो आप पकड़ लोगे, अदरवाइज आप गए। अगर फॉर्मूला भूले तो कहानी खत्म हो गया। इसीलिए गेट में भी या ईएस के एग्जाम में या एसएससी जेई के एग्जाम में या स्टेट के एग्जाम में, जेई या एई, स्टेट जेई एई, कहीं पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें मेरी बहादुरी बस ये होगी इस टॉपिक को पढ़ाने में
कि हम लोग कितना चीजें को बहुत अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वो फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया है और क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर ये चीज समझोगे तो देर तक आपके माइंड में रहेगा। अदरवाइज ये फिर रटने वाला ही बात हो जाएगा, फिर कहेगा अरे जो मैंने पढ़ाया वही तो आया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ्रिक्शन 0.35 से 4 होता है तो हम पढ़ाएं या दुनिया पढ़ाए वही पढ़ाएगा, क्योंकि वो रिकमेंडेशन है। अब यहां पे यह समझने की बात यह है कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या है, लेटरल फ्रिक्शन क्या है, इसका यूजेस कहां कहां है, यह एक अलग मसला है। बात को समझिएगा। तो यहां पे आपको ध्यान देना बस ये है, तो मैंने पहले ही बताया कि पहले क्या था, अब के डेट में हाईवे इंजीनियरिंग का क्या, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या वेटेज है, और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, यही रहने वाला है। ऑलमोस्ट वेटेज, अच्छे खासे वेटेज रहेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। अब हाईवे इंजीनियरिंग अलग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्यों बोल रहा हूं उस पर हम लोग बात करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या है। मसला यह है कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, समझिएगा। यह एक इंडिया या कोई भी देश के लिए ना, रोडवेज या रेलवे या वाटरवे, ये तीनों का जो जरिया जो है ना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, सामान को ले जाना, आदमी को ले जाना या कोई भी चीज को ले जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, या डेवलपमेंट में इसका बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सपोज दैट एक छोटा सा बात से हम लोग यूज करते हैं, कैनेडी साहब थे एक, उनको वो क्या बोले समझिएगा कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए उसका रोडवेज अच्छा है। तो कैनेडी साहब उसका क्या जवाब दिए कि नहीं, रोडवे अच्छा है इसीलिए अमेरिका रिच है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका धनी है इसलिए रोडवेज अच्छा है, ऐसा नहीं है। अमेरिका धनी इसलिए है कि रोडवे यहां का अच्छा है इसलिए। तो मतलब उल्टा है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोडवेज। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है समझिएगा। हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो थोड़े से हम लोग मैकेनिक्स के तरफ जाएंगे, कितना कैसे वाले पोर्शन पे हम जाएंगे, कहां से कहां तक वाले पोर्शन पे हम लोग बहुत ज्यादा दूर पे नहीं जाएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, चाहे मैन हो, पैसेंजर के रूप में हम बात कर रहे हैं, या गुड्स कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ये इसके लिए अलग अलग जरिया हो सकता है। अगर आप रोड से जाओगे तो हम लोग बोल देंगे रोडवेज। अब रोडवेज तो अलग चीज है, रोड है अलग। रोड से जा रहे हो उस वे को हम लोग बोल रहे हैं रोडवेज। रेल से जा रहे हो तो उसको हम लोग रेलवेज बोल रहे हैं। अगर पानी से जा रहे हो तो हम लोग वाटरवेज बोल देते हैं। हवा पे उड़ के जा रहे हो, हवा में उड़ के जा रहे हो तो हम लोग एयरवेज बोल देते हैं। अब ये जो 4 कंडीशन है, और भी बहुत सारे जरिया हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। मेरा जो कहना है, बड़े ध्यान से देखिएगा, पहली पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है TRANSPORTATION ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ध्यान से देखिएगा। इस पे हम लोग बात पहले कर लेते हैं कि किस एग्जाम में कितना इसका वेटेज होने वाला है, ये हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर गेट के बारे में आप बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक ये है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हम लोग बात करेंगे जनरली 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 100 मार्क्स में से 8 से 10 मार्क्स मिलेंगे। इस बार जो पेपर हुआ है उसमें 8 मार्क्स का पेपर 1 में और 8 मार्क्स का पेपर 2 में गेट में इस बार आया था। दूसरा अगर मैं बात करूं ESE में, अगर देखूंगा पेपर 1 में जो हम लोग देखते हैं तो जनरली 16 से 22 मार्क्स का पेपर में आपको मिलेगा क्वेश्चन।
16 से 22 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 300 आपको मिलेंगे। उसके बाद स्टेट पीएससी में और एसएससी जेई में आपका ये नंबर आज के डेट में, पहले तो बहुत कम था 2 से 3%, अब 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपको मिलेंगे। और स्टेट पीएससी लगभग यही 8 से 10% वेटेज आपको मिलने वाला है, या थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा 10 से 12, 8 से 10 से मान लीजिए 10 से 12%, प्लस माइनस 10% में प्लस माइनस 2% कर देंगे, ये आपको वेटेज मिलने वाला है। ये तो पेपर पैटर्न है कि इतना क्वेश्चन मिलेगा। अब ये क्वेश्चन मिलते कहां से हैं, अब हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे कि क्या है। ठीक है, यहां तक सही है। अब हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। वो दे दीजिएगा डिस्टर कपड़ा। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या है, आप इस चीज को समझिएगा। अगर आप रोड से आप जा रहे हैं, ROAD, रोड से, ट्रेन से आप जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एयर से जा रहे हैं, या आप पानी से जा रहे हैं, वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं रोडवेज। ट्रेन से हम लोग जाते हैं उसको बोलते हैं रेलवेज। एयर से जाते हैं हम लोग बोल देते हैं एयरवेज। वाटर से जाते हैं हम लोग वाटरवेज बोल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें जो है वो डॉक एंड हार्बर का एनालिसिस हम लोग करते हैं एज ए सिविल इंजीनियरिंग। अब हम लोग उड़ के जा रहा है मतलब फ्लाइट का हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। फ्लाइट जो है, एरोप्लेन जो है, हेलीकॉप्टर जो है या बोइंग है, वो कैसे रनवे पे कैसे होगा, रनवे का डिजाइन हम लोग करते हैं। दैट इज कॉल्ड, रनवे कहां मिलेगा, एयरपोर्ट पे मिलेगा, तो हम लोग इसको बोल देते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। ध्यान से देखिएगा, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। इसका डॉक एंड हार्बर, ये रेलवे को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेलवेज को रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे में क्या हम लोग पटरी का डिजाइन करेंगे, बैलेस्ट का डिजाइन करेंगे, कैसे होगा क्या होगा उस पर हम डिटेल बातें करेंगे। मेन जो है वो रोडवेज हैं, जिसमें जनरली हाई वेज हम लोग बोल देते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। अगर अभी आप प्रीवियसली देखोगे कि 7 to 8 मार्क्स या 9 मार्क्स या 10 मार्क्स कुछ भी जो दिया हुआ था, उसमें से ये सब मिला करके आपको 1 से 2 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। 1 to 2 मैक्सिमम। जनरली आपको यहां से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यहां से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यहां से क्वेश्चन एक मिल सकते हैं, मैक्सिमम मिल सकते हैं 1 या 2, दैट इज 1 to 2। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो यहां से आपको मिलेंगे 7 to 8 मार्क्स के आसपास, 7 to 8 मार्क्स। अब जैसे गेट में ये और वो है ही नहीं, ईएस में इसके बारे में दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। सब्जेक्टिव में एयरवेज से क्वेश्चन जनरली 7 नंबर से 10 नंबर का सब्जेक्टिव में ईएस वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहां से 5, 7, 10 नंबर का, 10 नंबर के आसपास यहां, बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो यहां पे रहेंगे। मतलब 80% वेटेज यहां पे, 20% वेटेज या 15 से 20% वेटेज सब्जेक्टिव वाइज ईएस में यहां से। अब मेजर जो एग्जाम है वहां पे ये वाले पोर्शन पे हम लोग ज्यादा कवर करते हैं कि कैसे हो रहा है, किस किस चीज के ऊपर क्या क्या हम लोग ध्यान देने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने चाहेंगे। अब हाईवे इंजीनियरिंग जो है, बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है आपको समझ में आ गया।
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्यों बोल रहे हैं? ताकि ये सब कुछ आ जाए, उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बात कर दिए। अब हाईवे इंजीनियरिंग का क्या है पर्पस, इसलिए हम लोग रोडवेज के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग हाईवेज इंजीनियरिंग के बारे में बात कर दिए। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पहले ही डिफाइन है हाईवेज। हाईवेज का मतलब क्या है? ऊंचा रास्ता। अब बात ये, इस पे हम लोग बात करेंगे 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी होगा हम बात करेंगे उस पे। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है और हमें उसमें से किस पे ध्यान देना है, तब हम लोग के माइंड में पता चल जाए कि किस पे जोर डालें तो हमारे सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम आराम से फुल्ली कॉन्फिडेंटली हम जाकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आएंगे और हमारा सही भी हो जाएगा। सबसे पहले जो है टॉपिक इंट्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन एज यूजुअल हमारे पास हर एक सब्जेक्ट में एक इंट्रोडक्शन आता है। दूसरा जियोमेट्री डिजाइन, जियोमेट्री डिजाइन। तीसरा पेवमेंट डिजाइन। फोर्थ पेवमेंट मटेरियल, या मटेरियल से भी लोग जानते हैं या पेवमेंट। इसी में मैं एक और नाम लिख देता हूं अलग से, क्या लिखूं? मेंटेनेंस, हाईवे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अगर हम लोग वेटेज वाइज देखें तो जो हमने बोला कि 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से आपको देखने को मिलेगा, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है जो है ये VVI है ये, और ये है VVI। अब देखो जो मैं कवर करने वाला हूं इसमें, उसमें से आपको SSC JE के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या स्टेट JE के लिए आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। यहां से 100% क्वेश्चन जो यहां से आएंगे वो बड़े आराम से बन जाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो एक्सीड कर रहा है, बाहर जा रहा है। बट गेट के एग्जाम में इट में भी 5% चांस है कि एक क्वेश्चन आउट वे में जा सकता है, या मैं ये नहीं कहूंगी आउट वे में, एक क्वेश्चन नया फ्रेम करने को मिल सकता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब IIT बॉम्बे सेट करेगा IITB, क्योंकि IIT बॉम्बे का बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त है वहां का, तो वहां पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन एक डाल देंगे आपको, कुछ नया सा, जो कि आपके पास फुल्ली बढ़िया सा एक अच्छा ब्रेन डेवलप हो रहा है, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज सेकेंड चांस में आपको अटेम्प्ट होगा, या कोई इंस्टीट्यूट वाले अच्छे से सॉल्यूशन देंगे तब अटेम्प्ट कर पाओगे। एग्जाम में अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक क्वेश्चन के चांसेस ऐसा है। इसका मतलब यहां से जो वेटेज रहेंगे ज्योमेट्री डिजाइन से, वो ज्योमेट्री डिजाइन से इन सब का अगर ये देखूं, ज्योमेट्री डिजाइन प्लस ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये दोनों को मिला करके अगर बोलूं तो 80% वेटेज इसका यही मिलने वाला है। मतलब अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन ज्योमेट्री डिजाइन से और ट्रैफिक इंजीनियरिंग से आपको मिल जाएंगे, और इसमें कोई बहुत बड़ा बात इसमें नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इसमें और इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बिना इसके अगर सिर्फ और सिर्फ ये भी पढ़ लेते हो तो 50% क्वेश्चन तो आपके एक ही टॉपिक से कवर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री डिजाइन भी कर लेते हो तो भी। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री डिजाइन तो बढ़िया से करे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग बढ़िया से करे, और पेवमेंट डिजाइन में भी बहुत ज्यादा दम नहीं होता ऑब्जेक्टिवली या सब्जेक्टिवली। कुछ फॉर्मूले हैं और 2-3 टेम्परेचर स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग उसको संभाल लिए तो कहानी बड़ा आसान हो जाता है इसमें पेवमेंट डिजाइन में। अब पेवमेंट मटेरियल तो आसान है ही, मटेरियल का आधा
चीजें तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं बिल्डिंग मटेरियल में। इसमें नया चीज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा बिटुमिनस के बारे में पढ़ने वाले हैं, नया पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा पूरा सब्जेक्ट का एनालिसिस कि हम लोग सब्जेक्ट पे किस किस चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं हाईवे इंजीनियरिंग में ये 2 पोर्शन को अगर मैं अच्छे से कंप्लीट कर लिए या करा दिया मैंने, तो कहानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। अदरवाइज, और डैम श्योर दावा कर रहा हूं और आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि इसको उसी लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे हमने और सब सब्जेक्ट को ले गया है, उसी लेवल पे ले जाएंगे। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग। तो इसको आप समझ ही सकते हो कि इसको और अच्छे से ले जाएंगे, खूब क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या हाईवे इंजीनियरिंग में, हम लोग जो एसएससी जेई वाले हैं थोड़े से, मैं अभी जो बात कर रहा हूं अपर लिमिट पे बात कर रहा हूं, 0 to हीरो गेट टीएस के बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग जो यहां से क्वेश्चन, पहले तो आपका थ्योरी कंप्लीट होगा विद हाईली कॉन्सेप्चुअल, हम लोग कंसेप्चुअल पे जोर डालेंगे, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे जो दमदार होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट थ्रू कन्वेंशनल, सीटीसी के नाम से हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू कन्वेंशनल। 0 to हीरो के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन में जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं वो गेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो डिस्कशन करने लायक है। ईएसई का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं। गेट में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो भी दमदार होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर पुराना 95 के क्वेश्चन, 96, 97 के क्वेश्चन जो होंगे सब्जेक्टिवली, वो भी हम लोग सब्जेक्टिवली कवर करेंगे। और अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे कवर। हर एक टॉपिक के साथ में हम लोग इसको कवर करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा आप देखे हो कि सॉइल में हुआ है, आरसीसी में हुआ है, सोम आप लोग बहुत खुश हुए हो, सॉइल में बहुत खुश हुए हो, बहुत जबरदस्त फीडबैक आ रहा है। भगवान की दुआ से ऐसे ही आते रहे, हर चीज में मजा आ जाए। तो आप लोग देखो कि हम लोग इसको कवर करने के लिए अब किसी को छोड़े ही कि नहीं। जो अच्छा होगा थ्योरी में ही ऑब्जेक्टिव कवर होंगे, क्वेश्चन जो अच्छा होगा गेट का ऑब्जेक्टिवली गेट का टफ क्वेश्चन करेंगे, ईएससी का सब्जेक्टिव करेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ये ईएससी का 100% और सिविल सर्विसेज का 100% क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन के साथ परफॉर्म करते हैं। ये नहीं कि प्लस पे आ जाइएगा तो सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे आइएगा तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, और हमारे पास इनरोल्ड हो जाइएगा तो दोनों पढ़ाऊंगा। और दोनों पढ़ाने के बावजूद भी ये 100% कवर नहीं होगा। ये मैं प्रॉमिस, ये दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज देता हूं। लेकिन आपको 0 to हीरो में ये चीजें 100% आपको कवर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर ईएससी का क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन 2 बार आ गया होगा सेमी क्वेश्चन, उसको हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। लेकिन जितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं सब के सब हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, सॉल्व नहीं करवाएंगे, डिस्कशन मोड में जाएंगे कि इसमें क्यों ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। और आपके सामने हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने पीडीएफ बना लिया है और उसको आकर के डिटेक्ट करते हैं और ऐसे ऐसे मार्क करते जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, डिस्कशन के साथ कंप्लीट होगा जैसे और सब सब्जेक्ट हुआ है वैसे। तो ये तो हमारा रहा कंप्लीट, एक रोड मैप हमने बना दिया कि हम लोग को कवर क्या क्या करना है। अब मसला कहां पे आता है, आप इस चीज को समझिएगा कि हम लोग ये सब चीजें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। तो जब ये स्टार्ट कहां से हुआ है इस चीज के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब एक इतिहास थोड़ा सा समझेंगे, हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि इसका शुरुआत कैसे हुआ और इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान दिया गया, ये सब चीज। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है हमारे पास इसका, हमारे को तो डिजाइन करना है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए कि क्या क्या मुश्किल आए होंगे और किन किन चीजों को प्रोग्राम में लेकर के आया गया होगा,
जैसे जैसे दिक्कत आते गए, प्रॉब्लम क्रिएट होते गए, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट होता चला गया। ठीक है, सबसे पहले एक है क्रोनोलॉजी है, डेवलपमेंट का एक क्रोनोलॉजी है। मैं इस पोर्शन को पेवमेंट डिजाइन में समझाऊंगा, समझिएगा। मैं थोड़ा सा कोने में समझाता हूं इसको, बस नाम लिख देता हूं ताकि आप लोग को यह ना लगे कि छोड़ दिया, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा। क्यों पेवमेंट डिजाइन में पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करता हूं। हर एक लोग यहीं पे पढ़ा के चले जाएंगे। अभी आपको ना तो क्रॉस स्लोप पता है, ना तो शोल्डर पता है। अगर कोई टेक्निकल टर्म डिजाइन का, ज्योमेट्री डिजाइन का नाम ले लूं, वो भी नहीं पता है। बेस क्या है, सब बेस क्या है, वो भी नहीं पता है। कर्व क्या है, वो भी नहीं पता है। पेवमेंट क्या होता है, वो भी नहीं पता है। तो अगर मैं इसका डिस्कशन कर भी लूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा पेवमेंट डिजाइन वाले टॉपिक में। बट थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं हम लोग इस पे सब बात करेंगे। हम लोग इसको पेवमेंट वाले टॉपिक में हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ताकि हम लोग ज्योमेट्री डिजाइन का पूरा कंपोनेंट समझ जाएं, नाम के साथ, फंक्शन के साथ। तब हम लोग को समझने में आएगा, अच्छा ये ऐसे दिया था तो उसका डिमेरिट इफेक्ट इसमें ये था, इसलिए मॉडिफाइड होकर के दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरे तरीके से उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। रोमन लोग जो थे ना, रोमन लोग जो थे, वो काफी प्रोएक्टिव माने जाते थे रोडवेज के लिए, हाईवेज के लिए, सड़क के लिए। ठीक है, प्रोएक्टिव रोमन के लिए, रोमन लोग। तो इसीलिए सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ वो रोमन में हुआ, रोम में हुआ है। ठीक है, रोम में सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ वो रोमन रोड हुआ। उसके बाद अभी हम लोग और बात करेंगे रोम। ठीक है, उसके बाद ट्रेसगेट आए। ठीक है, ठीक है। अब रोमन रोड के बाद क्या आए, ट्रेसगेट। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। जो इसमें सबसे जो पुराना रोड था रोमन रोड का, रोमन लोग के टाइम का जो सबसे पुराना रोड था, ओल्डेस्ट रोड जो था, वो लेवान में न्योसर्स से लेवान में जनरेट किया गया था। बस थोड़ा सा ये जानना है। तो रोमन लोग जो थे प्रोएक्टिव थे, काफी आगे थे रोड में, इसलिए सबसे पहले हम लोग नकल करना स्टार्ट किए रोमन रोड से। इससे फिर जाकर के इनका मेरिट डिमेरिट हम लोग देखेंगे कि क्या था। इसमें ग्रेडियंट नहीं दिए गए थे, हार्ड स्ट्रेटम नहीं दिया गया था पूरा ज्यादा, थिकनेस बहुत ज्यादा यूज करते थे। इस थिकनेस का भी हम लोग पर्पस समझेंगे। अगर मैं अभी बोल दूं कि थिकनेस बहुत ज्यादा यूज कर लिए थे और अलग तरीके से यूज किए थे तो उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, लेकिन शुरुआत में किए तो हम लोग इसको थोड़े से पेवमेंट समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि क्या है। उसके बाद ट्रेसगेट, GUET, ट्रेसगेट। उसके बाद मेटकाल्फ, उसके बाद टेलफोर्ड, उसके बाद मैकेडम। ये सब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर पूरा का पूरा रोड का एक क्रोनोलॉजी आ गया कि क्या क्या कैसे कैसे हम लोग कर रहे थे। रोमन रोड रोम में डेवलप हुआ, वहां के लोग सबसे आगे थे। उसका ट्रेसगेट, मेटकाल्फ, टेलफोर्ड, मैकेडम। अब हम लोग इसका जो फंक्शन देखेंगे कि रोमन रोड ने, रोमन में जो रोड बना रोमन रोड, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या था। अब क्या था, अगर मैं अभी बोलूं कि ग्रेडियंट नहीं दिया गया था तो अभी समझ में आएगा कि ग्रेडियंट क्या होता है, एक अलग से कंफ्यूजन। अगर मैं बोलूं बहुत थिकनेस ज्यादा दे दिया गया है तो अभी आपको यह नहीं समझ में आएगा कि थिकनेस ज्यादा क्यों दे दिया गया था। अगर मैं इसमें मान लीजिए बोल दूं कि क्रॉस स्लोप और शोल्डर का कुछ चक्कर था, इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, तो अभी आपको पता ही नहीं है कि क्रॉस स्लोप क्या है। तो अगर मैं समझा भी दूं कि क्रॉस स्लोप शोल्डर ये था, ये था, ये था, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इस पॉइंट को पेवमेंट डिजाइन में हम लोग इसको
कवर करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग बात करेंगे, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ पेवमेंट का, रोड का, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या है। ठीक है, अब हम लोगों को इसको हटा देते हैं। मैं जस्ट यूज कर लिया ताकि आप लोग को ये ना लगे अरे यार ये तो सर छोड़ दिए, सारा यूट्यूबर तो पढ़ाता है इसको खूब, नोट्स बना बना के दिखा दिखा के, सर तो पूरा छोड़ ही दिए। तो हम लोग इसको बहुत डिस्कशन से करेंगे, फोटो फिगर के साथ सब कुछ बना बना करके, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या है। अब देखो पर्पस क्या है हमारा कि रोडवे शुरुआत में बनना स्टार्ट कैसे हुआ। इंडिया में भी इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत था, बहुत ज्यादा जरूरत था, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया कि नेशनल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा अगर बहुत अच्छा रोडवे नेटवर्क नहीं होगा, तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। आज भी देख लीजिए कि घर से अगर आप देखते होंगे कि बहुत लोग, बड़े बड़े लोग, या आपके पास पैसा है तो आप फ्लाइट से जाते हो, फ्लाइट से जाते तो होगे लेकिन वहां से फिर से आपको रोडवे से ही घर जाना होता होगा, क्योंकि एयरपोर्ट आपके घर के पास थोड़ी है। तो आप कितना भी अच्छा एडवांस ट्रांसपोर्टेशन का जरिया यूज कर लो, आपको रोडवे यूज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए रेलवे से सामान ढुलाई हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी 40% ही हो रहा है, 60% रोडवे से ही हो रहा है। आपके लिए मैं मान भी लिया हूं कि शिप से भी बहुत ज्यादा हो रहा है और रेलवे से भी बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी आपको रोडवेज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो शिप से उतारोगे तो डॉक हार्बर के पास उतारोगे, उसके बाद आपको फैलाना है ना, कल्चर को पूरा फैलाओगे ना, तो आपको सामान क्या कर रहोगे। मान लीजिए मुंबई में आया, मुंबई से आपको दिल्ली लाना है, कैसे ले आओगे। मान लीजिए ट्रेन से लेके आ जाओगे, मान लो, लेकिन मुंबई में एयरपोर्ट से लेकर के शिप से, ये शिपयार्ड से लेकर के आपको रेलवे स्टेशन तक फिर से रोडवे पे आए होगे। दिल्ली ले आए, दिल्ली से आपको बिहार लेके जाना है, रेलवे से भेज दिए, लेकिन बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फैलाना है, अब क्या करोगे, तो रोडवे यूज करोगे। मतलब रोडवे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी चीज को महंगा करने में, सस्ता करने में और डिले करने में, और क्वालिटी इंप्रूव करने में, लोगों का जिंदगी का क्वालिटी इंप्रूव करने में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आज अभी जाते हैं कहीं पे, मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा देसी भाषा में ही समझेंगे चीजों को अच्छे से फील करके। गांव में अगर जाते हैं, देखते हैं रोड खराब है, तो हम लोग बहुत ज्यादा गाली देते हैं, अरे यार इतने साल हो गए आजादी के, अभी तक रोड नहीं पहुंचाया है, सरकार क्या करता है ये। मतलब क्या है कि हम लोगों का डेवलपमेंट वहां पे आप देखोगे जहां पे रोड नहीं है, रोडवे नेटवर्क नहीं है ज्यादा, वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये चीज तो पहले से क्लियर था कि भैया रोडवे तो आपको बनाना पड़ेगा अगर देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो आपको बेसिक रोडवे नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो सरकार बनाया, आजाद हुए हम लोग, उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाना स्टार्ट किया, बहुत डिले के बाद 1927 में इसके बारे में कुछ सोचा गया कि भैया एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी को हेड कर रहे थे एमआर जयकर, इसलिए जयकर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। 1927 में, बड़े ध्यान से देखिएगा, 1927 में एमआर जयकर कमेटी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। कमेटी, उसको हेड कौन कर रहे थे, जयकर साहब हेड कर रहे थे, और इसीलिए उस कमेटी का नाम ही दे दिया गया था एमआर जयकर कमेटी 1927 में। इस कमेटी में ये बातें बाद में आई कि भैया जो भी होगा वो नेशनल इंटरेस्ट के लेवल पे बात होगा, और रोड बनेगा उसके लिए आपको देश के लिए सोच को, देश का डेवलपमेंट सोच करके अब हम लोगों को रोड बनाना है। बहुत सारे चीजें हुआ जब कोई भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए एक हम लोग कोई भी एक गाड़ी ही खरीदते हैं लाइफ में, तो हम लोग पहले प्लान करते हैं कि इसके लिए
क्या करना है, कैसा गाड़ी लेना है, कौन सा गाड़ी लेना है, बजट क्या है, उसके बाद आप कहां से लेंगे, कौन सा स्टेट से लेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन में हमें कम पैसा लगे, खर्च हो। इस तरीके से बहुत सारे हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो जयकर साहब प्लानिंग किए और उसमें बोल दिए कि रोड जो बनेगा वो आपको नेशनल इंटरेस्ट में लेकर के बनाना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ये सब चीजें हेडेड होगा शुरुआत में। अब बोला गया कि वो उन्होंने ही फिर क्या किए कि प्लान बनाए कि भैया आप हम लोग 2020 ईयर का एक प्लान बनाते हैं। एक बार में 40 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग 20-20 साल का इंटरवल का प्लान बनाएंगे और एक टारगेट सेट करेंगे। जैसे हम लोग अभी ये स्टडी करते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, तो हम लोग टारगेट सेट करते हैं कि आज हमें इस टॉपिक को कवर कर लेना है, या हमें अगले 3 दिन में हमें आरसीसी रिवाइज कर लेना है, अगले 6 दिन में हमें सॉइल रिवाइज कर लेना है। इस तरीके से प्लान बनाते हैं। अगर शुरुआत में आप प्लान बना रहे हैं, कभी प्लान नहीं बनाए, तो हो सकता है डिले भी हो सकता है और हो सकता है आप पहले भी अचीव कर लो। तो जयकर कमेटी ये सब कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि भैया फिर ये सब करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। तो उन्होंने, ध्यान से देखिएगा, इनके निर्देश से 1929 में CRF का एस्टेब्लिशमेंट होता है, सेंट्रल रोड फंड का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है कि रोड के लिए फंड तो चाहिए, पैसे तो चाहिए। 1929 जो भी डेट मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से आपको रखना पड़ेगा याद। 1929 में CRF सेंट्रल रोड फंड, लिख देता हूं मैं, सेंट्रल रोड फंड। अब ये फंड आएगा कहां से, आएगा कहां से? तो इन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिए। किसके ऊपर? जो आप डीजल पेट्रोल खरीदते हो उसके ऊपर आपके थ्रू टैक्स ले लिया गया। और उसी में से जैसे बोल दिया गया कि हर 1 लीटर पे 2 रुपए हम टैक्स लेंगे, हर 1 लीटर पे 4 रुपए हम लेंगे, 5 रुपए लेंगे। ये एक डिसाइडिंग हुआ। शुरुआत में कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ। इस तरीके से जैसे जैसे चीजें बढ़ता गया, चेंज होता गया। हम लोग को यह समझना है कि ये इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद CRF सेंट्रल रोड फंड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये फंड जुटाने के लिए है। जुटाया कैसे? तो टैक्स लगा करके। किस पे? डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, पैसा का जुगाड़ हो गया। अब कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो रोड को बनाने के लिए या उसके निर्देश के कोरस्पॉन्डिंग, उसके डायरेक्शन में वो चीजें हेड किया जाए। तो यहां से 1934, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1934 में IRC का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसको बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, 1934। अब जो भी हम लोग यहां पे जो भी रिकमेंडेशन पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में, सारे के सारे IRC के थ्रू ही रिकमेंडेशन पढ़ेंगे कि IRC ने ये बोला है, IRC ने ये बोला है। जैसे हम लोग RCC में IS 456 के बारे में बोलते थे, स्टील में हम लोग किसको बोलते हैं? 800 को। उसी तरीके से हाईवे इंजीनियरिंग में IRC के कोरस्पॉन्डिंग सारे के सारे रिकमेंडेशन को हम लोग जस्टिफाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब बात हुआ कि जब आप रोड बनाए हो तो गाड़ी चलेगा। इसके पहले जो गाड़ियां सब चलती थी उसका कोई लगाम नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। जिसको मर्जी है हेलमेट पहन रहा है तो ठीक है, अच्छा से ड्राइव कर रहा है तो ठीक है, वो जिग जैग कर रहा है तो भी ठीक है, लेन चेंज कर रहा है तो भी ठीक है, जहां मर्जी से यू टर्न ले लिया तो भी ठीक है, जो मर्जी है सो कर रहा था। उसका देखा गया कि नहीं, ये तो एक्सीडेंट को बढ़ाता है, इससे दूसरे लोग इफेक्टेड होते हैं। तो 1939 में एक मोटर व्हीकल दैट इज कॉल्ड एज MV एक्ट बोला जाता है। MV एक्ट लाया गया कि अब कोई भी बंदा उल्टा पुल्टा काम करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। और वो एक दिशा निर्देश के कोरस्पॉन्डिंग, एक डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, एक रूल रेगुलेशन के कोरस्पॉन्डिंग ही गाड़ी चलाएगा। अगर हेलमेट पहनना है कंपलसरी है तो पहनेगा, जहां से यू टर्न नहीं मारना है वहां से मारेगा तो अगर फाइन लेंगे। इस तरीके से एक एक्ट आया, MV एक्ट।
ये बाद में शुरुआत में थोड़े से लूज रहे, बाद में देखे कि क्या है कैसे है। तो ये तो कोई भी एक्ट जो बनता है ना, वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग होता रहता है। अभी जैसे नितिन गडकरी साहब बहुत सारे चेंजिंग नेशनल हाईवे में कर रहे हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारे चेंजिंग किए हैं, अभी भी चेंजिंग हुआ है। तो ये 1988 में भी चेंज हुआ, हमेशा चेंज होता रहता, कुछ ना कुछ इसमें एक्ट चेंज होते रहते हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ये एक्ट जो भी बनते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। संविधान में भी देखते हो संशोधन लोकसभा राज्यसभा में पास होकर के किया जाता है, तो एक्ट में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होते हैं। तो 1988 में फिलहाल चेंज हुआ, बीच में भी कुछ कुछ छोटा छोटा हुआ होगा। ये सब करने के बाद हुआ कि अब हम लोग रोड के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे करेंगे। आप देखते होंगे पहले का जो एनएच बना हुआ होगा वो अलग कंडीशन में बना होगा, अलग शेप एंड साइज में बना हुआ होगा। अभी जो आप नेशनल हाईवे देखते हो उसमें कट वट का अलग से एलिमेंट दिया जाता है, वो सब बात में हम लोग करेंगे अच्छे से। तो एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ CRRI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसमें? 1950 में। 1950 में CRRI के थ्रू हुआ डेवलपमेंट। CRRI क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। क्या है CRRI? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है पूछे जाएंगे तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है ये। उसके बाद ये सब हुआ, बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी इसके बारे में हम और बात करेंगे हम लोग। 1956 में एक स्पेशल गाइडलाइन आ गया, किसके लिए? नेशनल हाईवे एक्ट के लिए। बड़े ध्यान से देखिएगा, नेशनल हाईवे एक्ट लगा दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे के ऊपर ही हम लोग क्या कर रहे थे, इसको इंप्लीमेंट कर रहे थे। 1956 नेशनल हाईवे एक्ट। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे सब कुछ जयकार साहब सब कुछ बना दिए। इसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला ना कि जयकार साहब पहले बोले कि 2020 ईयर का हम लोग एक लेंगे टारगेट, तो 20 ईयर प्लान यहां से बनना स्टार्ट हुआ। इसके बाद से 20 ईयर प्लान सबसे पहले बना नागपुर का, हम लोग उस पर डिटेल बात करेंगे। फिर सेकेंड 20 ईयर, फिर सेकेंड 20 ईयर, ठीक है। 1943 से लेकर के 63 तक का जो टारगेट लिया गया था 20 ईयर का, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद, मैं जस्ट बात कर रहा हूं। 1943 से 63 तक दूसरा प्लान, ये प्लान के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो हम लोग अलग अलग तरीके से लिए। जानकारी के अभाव के कारण हम लोगों ने 20 साल का लिया, लेकिन वो ढंग से लोग काम किए तो ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हुए, 61 में कंप्लीट हो गए। तो फिर दूसरा प्लान जो आया 61 से 81, दैट इज नागपुर प्लान। उसके बाद बॉम्बे प्लान, उसके बाद लखनऊ प्लान। 81 से लेकर के 2001 तक, 43 से 61, 61 से 81, 81 से 2001, दैट इज लखनऊ LMN, ठीक है, लखनऊ प्लान 20 ईयर का। अब ये तीनों में क्या क्या लिया गया, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। उसके लिए हम अलग से बात करेंगे कि हम लोगों ने सोचना कैसे स्टार्ट किया। ये 20 ईयर में विलेज के बारे में हम लोगों ने क्या क्लासिफिकेशन किया, नेशनल हाईवे के बारे में क्या क्लासिफिकेशन किया गया, स्टेट हाईवे के बारे में क्लासिफिकेशन क्या किया गया। अब ये क्लासिफिकेशन इसमें हुआ कि इसमें हुआ कि इसमें हुआ, अलग अलग इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन आए, ये 20 ईयर में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आए, ये 20 ईयर में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आए, इस पे हम लोग डिटेल से बात करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब मसला क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं फिगर से थोड़ा सा, हालांकि ये हाईवे इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है। यह बात तय है कि आज का जो डेवलपमेंट हो रहा है हाईवे में, वो काफी तेजी से हो रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बेस पे हो रहा है। इतना तेजी से रोड या इतना ज्यादा रोड एक साल में ना तो अमेरिका आज के डेट में बना रहा है, ना तो ब्रिटेन, ना तो जर्मनी, ना ब्राजील, ना कोई नहीं, ना चाइना।
जितना तेजी से रोड इंडिया में बन रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड वाइज, अप्रोक्सीमेटली आज 2021 वाला जो ईयर है उसमें लगभग 36.9 के आसपास किलोमीटर, 36.9 किलोमीटर पर डे इंडिया में रोड बन रहा है पर डे। अब उसका डेवलपमेंट प्लान अलग ही चलता, आप देखते होंगे उसका डेवलपमेंट अलग ही चलता है। ये बातें समझ में आ गया? तो हम लोग इसको थोड़े से और डिटेल से हम लोग बात करते हैं कि नेशनल हाईवे एक्ट बन के तैयार हो गया यहां पे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, नेशनल हाईवे एक्ट बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा और दिक्कत आने लगा कि नेशनल हाईवे को और डेवलप किया जाए, तो एक प्लान लेके आए NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। NH का मतलब नेशनल हाईवे, D का मतलब डेवलपमेंट, P का मतलब प्रोग्राम। ठीक है, अब नेशनल हाईवे एक्ट में क्या हुआ इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा पॉइंट है क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेशनल हाईवे जो है, जरूरत पड़ा, इस एक्ट में लिखा हुआ था कि नेशनल हाईवे, क्योंकि ये स्टेट हाईवे मतलब स्टेट और नेशनल हाईवे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब दोनों में लड़ाई है। तो हर एक स्टेट हाईवे बोलेगा कि नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दो, हर एक नेशनल हाईवे को अगर स्टेट वाला कहेगा कि मत करो, इस तरीके से कंट्राडिक्ट आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, उस पर हम लोग डिटेल से कभी बात करेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। ध्यान से देखिए, नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हो सकता है या स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए दो शर्ट है हमारे पास, जो कि बड़ा भाई भी पहन रहा है और छोटा जो है वो भी पहन रहा है, दोनों एक ही जैसा शर्ट पहन रहा है। पॉसिबल तब है जब दोनों जुड़वा जैसा हो, तभी पॉसिबल है कि उसका शर्ट हम पहन लिया, हमारा शर्ट वो पहन लिया। इसका मतलब क्या है? अब शर्ट का एग्जांपल इसलिए दिया हूं कि एक ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है शर्ट। तो इसका जो ज्योमेट्री डिजाइन है, अप्रोक्सीमेटली इसका ज्योमेट्री डिजाइन दोनों ज्योमेट्री डिजाइन से सिमिलर अगर है, दोनों का ज्योमेट्रिकल फीचर सेम है, तो हम लोग नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में चेंज कर सकते हैं, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात क्या है, देखना, बस समझने पे ध्यान देना, नोट्स हम लोग देंगे। इसमें सेम जियोमेट्रिकल फीचर अगर होंगे तो ऐसा किया जा सकता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं कि 1956 में NH एक्ट आया था, उसमें बेसिक चीज ये था कि नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते, शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपका ये जो ज्योमेट्री फीचर जो होना चाहिए वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एक ही जैसा टर्म एंड कंडीशन पे बना हुआ होना चाहिए, तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। मतलब क्योंकि NH का अपना एक डेवलपमेंट है, अपना एक ज्योमेट्रिकल फीचर है, तो स्टेट हाईवे को NH में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब कहानी यहां तक तो ठीक है। अब कहानी क्या आया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1998 में स्टार्ट हुआ। NHDP क्या है, 1998 में स्टार्ट किया गया। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसको अलग अलग 1998 से लेकर के अलग अलग फेज में इसको कन्वर्ट किया गया कि फेज 1 क्या होगा, फेज 2 क्या होगा,
या फेज 1 फेज 2 को एक साथ देख सकते हैं, फेज 3 में, फेज 4 में, फेज 5 में, मतलब एक कंप्लीट हुआ तो दूसरा प्लान किए, दूसरा कंप्लीट हुआ तो तीसरा प्लान किए, तीसरा कंप्लीट हुआ तो चौथा हम प्लान किए। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एनएचडीपी बढ़ता गया और नेशनल हाईवे इंडिया में बढ़ता चला गया। हालांकि अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा नेशनल हाईवे नहीं है, लेकिन 40% लगभग वेटेज, 40% ट्रैफिक लोड कैरी कर रहा है नेशनल हाईवे। लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा नेशनल हाईवे नहीं है जितना होना चाहिए। चाइना वाइना क्या हुआ है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, लेकिन बाद में जब एक उसको लगा, क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है, अब लग रहा होगा ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बना रहा है, चाइना के पास पैसा है, चाइना का देश भी बड़ा है, फिर भी उसके पास रोड कम बन रहा है, इसका मतलब पिछड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले ही काफी रोड बना चुका है। अब वो मैग्नीट्यूड के ऊपर ध्यान नहीं दे करके अब वो क्या किस पे ध्यान दे रहा है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है। जो 4 लेन है उसको 7 लेन बना रहा है, 8 लेन बना रहा है। जो एनएच है उसको एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर रहा है, जो एसएच है उसको एनएच में कन्वर्ट कर रहा है, जो विलेज रोड है उसको एसएच में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एक हाई क्वालिटी रोड बना रहा है। तो वर्ल्ड वाइड में क्वालिटी, चाइना के पास क्वालिटी रोड ज्यादा है आज के डेट में। अब मसला यह है कि मैं इस बोर्ड को साफ करने वाला हूं कि यहां तक समझ में आया। मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देता हूं कि 1927 में एमआर जयकार कमेटी बना था। ये इनके कमेटी के थ्रू हेड हुआ कि हाँ, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसका गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसमें प्लान किया गया कि भैया हम पहले फंड के बारे में व्यवस्था करेंगे, तो 1929 में सीआरएफ बना, सेंट्रल रोड फंड। 1934 में आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, यही रिकमेंडेशन को जस्टिफाइड कर रहा था। 1939 में गाड़ी चल रहा है तो उसको एक रूल रेगुलेशन के तहत मोटर व्हीकल एक्ट। सेंट्रल रोड फंड कहां पे आए, टैक्स लगा करके आए। फिर 1950 में सीआरआरआई रिसर्च होना स्टार्ट हुआ कि हम लोग ऐसे कट नहीं देकर के ऐसे देंगे। आप देखते होंगे जो नया एनएच बन रहा होगा उसका अलग अलग एलिवेशन होगा, अलग अलग कट होगा, अलग अलग मतलब थोड़ा सा डिजाइन पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा पहले के रिस्पेक्ट में। 1956 में एनएच एक्ट हुआ होगा, कैसे होगा हम लोग फिगर से आगे देखेंगे। एनएच को एसएच में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में, एनएच एक्ट में। उसके बाद यहां से अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ और रोड एक नेटवर्क के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डेवलपमेंट करना स्टार्ट किए कि भैया इंडिया में जो मेन मेन शहर है पहले इन सबको एक दूसरे से जोड़ दो। अब मैं बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैं इन सबको हटाता हूं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ, हालांकि ये पार्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, इस वजह से मैं इसको समझा रहा हूं कि इंटरेस्ट बन जाए और बढ़िया से, थोड़ा सा जानकारी होगा तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट बनेगा। हालांकि ये पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये ज्योग्राफी में पढ़ने का चीज है थोड़ा सा, कि कौन सा हाईवे किसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, नाम क्या है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। आज फिगर भी मैं दिखाऊंगा। एन एच डी पी 1998, इसमें फर्स्ट फेज बड़े ध्यान से देखिएगा और सेकेंड फेज बनाया गया। फर्स्ट फेज में जो बनाया गया दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डेवलप किया गया। प्लान यह किया गया कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसको जीक्यू शॉर्टकट में बोलते हैं, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाएंगे। इसका मतलब समझ में आएगा थोड़ा सा। अब मेरे पास डायग्राम नहीं है तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है कैसे है। मान लीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए थोड़ा सा मैं मतलब कोशिश कर रहा हूं कि एक रफ आइडिया बन जाए।
इस तरीके से मान लीजिए इंडिया का मैप मान लीजिए बन गया, एक रफ आइडिया, हालांकि और अच्छा बनाना चाहिए, छोड़िए इस पे हटाइए, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पे कहीं पे बॉम्बे है, यहां कहीं पे दिल्ली है, यहां कहीं पे कलकत्ता है, और यहां कहीं पे चेन्नई है। कलकत्ता के से लिख देता हूं कोलकाता, और यहां पे कहीं पे चेन्नई है ना। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट कर दो, दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट कर दो, मुंबई को चेन्नई से कनेक्ट कर दो, चेन्नई को कोलकाता से कनेक्ट कर दो। ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा बन रहा है फिगर की ने, इसीलिए इसको नाम दिया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। मतलब चार महानगर में कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और चेन्नई, चारों महानगर को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसका सेकेंड वर्जन क्या है कि यहां से ध्यान, इसी पे मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां मान लीजिए ऊपर में है श्रीनगर से लेकर के ये इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से लेकर के कन्याकुमारी तक, नॉर्थ साउथ, ये श्रीनगर से, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा मैप, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो नेशनल हाईवे एनएच नॉर्थ साउथ, ये कॉरिडोर बनाया गया। हालांकि ये कॉरिडोर यहां से लेकर के इधर केरल भी जाता है, लेकिन हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ईस्ट वेस्ट में पोरबंदर से, यहां से गुजरात में पोरबंदर, PORBANDER, पोरबंदर क्यों फेमस है आपको पता है, पोरबंदर से लेकर के यहां पे सिलचर तक, सिलचर कहां है, असम में, ये कहां है, गुजरात, ये कहां है, जम्मू कश्मीर, और ये कन्याकुमारी। ये दो फेज में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया, और ये ब्लैक कलर से जो है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो टोटल लमसम जो लेंथ आया गया वो दिया गया 7300 किलो न्यूटन। मतलब ये दोनों का कनेक्टेड अगर करके देखूं तो 7300 किलोमीटर के आसपास इसको दिया गया लेंथ, लगभग इतना होता है। ये चारों को मिलाकर के देखोगे तो लगभग 5481 के आसपास किलोमीटर आता है चारों का। अभी हम लोग डिटेल से देखेंगे कि क्या है कैसे, अभी मैप हम लोग देखेंगे। ये हमारा फिगर उतना अच्छा से नहीं बन पाया है, मैप का देखेंगे तब एग्जैक्ट लोकेशन से पता चलेगा कि कैसे कैसे कहां क्या जा रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहां पे इसको ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों मिल कहां रहा है, दैट इज झांसी। झांसी में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का यहां पे इंटरसेक्शन है, दैट इज एट झांसी, झांसी में। ठीक है, तो अभी क्या है बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं अब फिगर बना दिखाता हूं आपको। फिगर देखिए, उसके बाद हम और डाटा के साथ बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या है। फिगर दिखाइएगा। देखिए फिगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, इसको समझिएगा। देखिएगा, जो पिंक कलर का है उसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। देखिए दिल्ली से मुंबई आ रही है,
दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, और दिल्ली से कोलकाता, और कोलकाता से चेन्नई, और मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। ये चार क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये चारों को जो मिला रहा था हमने स्ट्रेट स्ट्रेट मिला दिया, ये क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल इसको बोला जाता है। दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से लेकर के कोलकाता, ये चारों को आपस में मैच कर दिया गया है, मिला दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो देखिएगा श्रीनगर का जो देखिएगा आप अगर देखना चाह रहे हैं तो श्रीनगर से कन्याकुमारी देखिए ग्रीन। अब इस मैप में आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, ये ज्योग्राफी में आप थोड़ा सा पढ़िएगा डिटेल से, यहां पे बिजनेस हमारा नहीं है ज्यादा, इसलिए हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने फील्ड में, लेकिन बस मैं इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं कि देखिए दिल्ली से लेकर के कौन सा स्टेट है, यूपी का कुछ पोर्शन है, वहां तक ये क्या है, ओवरलैप हो रहा है। नहीं नहीं रहने दीजिए, छोटा मत कीजिए, दिखेगा नहीं। दिल्ली से लेकर के कुछ दूर तक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ, यही सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली कम आएंगे, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो कॉरिडोर है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कहां पे ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक ही है, कॉमन है। तो कॉमन कहां है? दिल्ली से लेकर के यूपी का कुछ पोर्शन है वहां तक है, क्या है, कॉमन है। उसका देखिए नीचे आइएगा आप, देखिए ब्लू कलर का और ग्रीन कलर में जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो झांसी है। जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का जो कॉरिडोर है वो क्या है? झांसी। उस जगह का नाम क्या है? झांसी। नीचे आइए देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल साउथ में भी ओवरलैप कर रहा है, आप गौर से देखिएगा, ओवरलैप कर रहा है, पिंक और ग्रीन ओवरलैपिंग है, और फिर ग्रीन नीचे आकर के कन्याकुमारी तक और उधर केरल वाले पोर्शन पे चला गया है। अब देखिए ध्यान से, ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के रिलेटेड और करंट अफेयर के रिलेटेड, थोड़ा सा घुमा करके, अदरवाइज आपके एग्जाम में जनरली नहीं आएंगे। अब देखिए ब्लू वाला देखिएगा, पोरबंदर से लेकर के सिलचर तक, सिलचर असम में, अब पोरबंदर कहां? गुजरात में। अब देखिए फिर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ब्लू कलर वाला जो है, पोरबंदर से लेकर के सिलचर वाला जो है वो फिर से कॉमन हो रहा है, उसको भी ध्यान देना है। यूपी में देखिए कॉमन हो रहा है, दो जगह कॉमन हो रहा है, वो ध्यान देना है। फिर कहीं कॉमन नहीं है, दो जगह वहां पे कॉमन हो रहा है और दो जगह यहां पे कॉमन हो रहा है, और दोनों कहां पे टकरा रहा है, इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? जो ये कर रहा है। अब इसमें अगर डिटेल से बातें करोगे इसमें, तो जनरली दिल्ली से लेकर के, ध्यान से देखना, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई से लेकर के चेन्नई, और कोलकाता से लेकर के चेन्नई, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जनरली दिल्ली से लेकर के कोलकाता का जो डिस्टेंस है वो 1450 के आसपास है। कितना है? दिल्ली से कोलकाता का डिस्टेंस क्या है? 1453 किलोमीटर, 50 के आसपास, मैं बोला 53 किलोमीटर। दिल्ली से लेकर के मुंबई का जो ये है, दिल्ली से लेकर के मुंबई का जो है, मैं लिखा नहीं, दिल्ली से नीचे लिख देता हूं, दिल्ली से, मैं दिख नहीं रहा हूं क्या? ये दिख रहा है क्या? दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1420 किलोमीटर के आसपास है। मैं लिख देता हूं, फिर हट जाऊंगा, मैं देख लीजिएगा आराम से। दिल्ली से मुंबई 1420 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से लेकर के चेन्नई का जो डिस्टेंस है ये लगभग, ये बड़ा है, कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर के आसपास है। अब बच गया क्या? दिल्ली से मुंबई हो गया, कोलकाता से चेन्नई हो गया, दिल्ली से कोलकाता हो गया,
और बॉम्बे से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, इसको ये सब कोई नहीं पूछेगा आपसे, इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है। और इसका डिस्टेंस 1290 किलोमीटर है। ठीक है, ये है, समझ में आ गया? नहीं दिख रहा है, अब थोड़ा सा देर के लिए ये फिगर को बंद कर दीजिए, बंद कीजिए। अब देखो दिख रहा होगा। इसको नोट डाउन करना है तो मैप पे ही कर लीजिएगा। दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से कोलकाता 1453 किलोमीटर। पुराना जो इसका ये नंबरिंग था दैट इज NH2, दैट इज NH2। इसको क्या बोलते हैं? NH2 बोलते हैं। पहले का जो नाम है इसका NH2 बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसको थोड़ा ऊपर, नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, अब एक और चीजें आपसे पूछ सकता है कि नेशनल हाईवे का जो नोमेनक्लेचर था, नंबरिंग सिस्टम जो था, नोमेनक्लेचर कहना सही नहीं होगा, नेशनल हाईवे का जो नंबरिंग सिस्टम है वो अब नया आ गया है। अभी भी आपको YouTube पे पुराने टीचर सब वही रटे हुए मिलेंगे जो कि आपको याद नहीं करना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर कोई आपको बोल रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अगर अभी भी इसको बोल रहा है कोई कि NH2 है तो ये रॉन्ग है, आज के डेट में रॉन्ग है। इसको कुछ लोग बोल लेंगे NH4 है, ये आज के डेट में रॉन्ग है। इसको बोलेंगे NH5 है तो आज के डेट में रॉन्ग है। इसको बोलेंगे NH8 है, आज के डेट में ये रॉन्ग है। बात समझिएगा, आज के डेट में क्या है? रॉन्ग है। अब तो सही क्या है? लेकिन YouTube पे महान आत्मा है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बोलेंगे हाईवे का हम जन्नत दिखाएंगे, और वो जन्नत यहीं पे फेल कर देंगे कि ये पुराने नंबरिंग सिस्टम है जो कि 2-3 साल पहले ही चेंज हो चुका है। अब नया सिस्टम अलग आ गया है, नंबरिंग सिस्टम अलग है। अब 2 डिजिट में है, 3 डिजिट में है नंबरिंग सिस्टम यहां पे। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी जो दिल्ली से कोलकाता का जो NH है वो 2 NH मिला करके है, 44 एंड 19। बड़े ध्यान से देखिएगा, आज के डेट में दिल्ली से कोलकाता जो है NH44 और NH19। NH44 जो है वो दिल्ली से आगरा का है, इसको हटा देते हूं, दिल्ली से आगरा, और फिर आगरा से जो कोलकाता है ये 19 है। इस बात को याद रखिएगा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आगरा से जो कोलकाता है वो 19 और NH44 जो है वो दिल्ली से आगरा के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग NH44 बोलते हैं। दूसरा, दिल्ली से बॉम्बे से चेन्नई का जो डिस्टेंस, ये हाईवे जो नया वाला डिजाइन किया गया है इसका नोमेनक्लेचर NH48 लिया गया है। तो दिल्ली से, ध्यान से देखिएगा, दिल्ली से मुंबई से होकर के कलकत्ता जो आई है, ये जो NH है, इस NH का नाम जो है क्या है? 48 है। 8 अब जो है अब खत्म,
NH48 बोलते हैं। दिल्ली से, बॉम्बे से कलकत्ता का जो NH है दैट इज 48। आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बोलना है? 48 है। कोलकाता से चेन्नई का जो ओरिजिनल अब जो NH है दैट इज 16 है। अब ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं NH जो है दैट इज 16 अब बोला जाता है। NH कितना है? 16 नंबर है NH 16। कौन से? कोलकाता से चेन्नई 16, दिल्ली से कोलकाता 2 NH है, NH44 NH19। NH44 दिल्ली से आगरा और आगरा से कोलकाता 19। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तीनों को ये पूरे को पूरे नेशनल हाईवे का लेंथ को हम लोग बोलते हैं NH48। हालांकि बीच बीच में और छोटे छोटे नेशनल हाईवे का अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन अगर ये पूरे बोल दिया जाए तो एक नेशनल हाईवे बोल दिया जाएगा 48 नंबर नेशनल हाईवे। कौन सा नंबर सिस्टम से है? NH48। तो आपको ये जो जन्नत दिखाने वाले लोग हैं वो NH4, NH5, NH2 और NH8। आज के डेट में अगर क्वेश्चन आता अगर ये डालते हो तो ये अब गलत माना जाएगा, ओरिजिनल ये है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए 2 और हम लोग नेशनल हाईवे के बारे में जानते हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। लॉन्गेस्ट कौन सा है? नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट जो है वो लिया गया है NH44। NH44 जो लिया गया है वो लॉन्गेस्ट है। अब लॉन्गेस्ट तो आपको दिख ही रहा होगा कि पूरा नॉर्थ के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम तो बोलना गलत है, मतलब श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी जो है इसका लेंथ जो दिया गया है लगभग 3745 किलोमीटर। श्रीनगर से कन्याकुमारी दैट इज लॉन्गेस्ट है, दैट इज NH44 लॉन्गेस्ट NH44। कहां से? डिस्टेंस 3704 के आसपास है, एग्जैक्टली देख लीजिएगा आप। श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसमें भी अब लोचा है। शॉर्टेस्ट जो पहले था 47A जो कि कोच्चि सिटी से कोच्चि पोर्ट तक का जो डिस्टेंस था वो 5.9 किलोमीटर था। 5.9 किलोमीटर का डिस्टेंस था कोच्चि सिटी से कोच्चि पोर्ट तक था। कोच्चि पोर्ट तक था, लेकिन अब यह भी चेंज हो गया है। अब ये जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का रह गया है। NH118 और NH शायद 548 है। ये दोनों अलग अलग स्टेट में है। ये झारखंड में है और ये महाराष्ट्र में, और दोनों का लेंथ 5 किलोमीटर ही है। NH118 या और NH548 ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। NH548 आई होप सो सही होगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ध्यान से लग रहा है कि यही होना चाहिए। NH118 और NH548। तो शॉर्टेस्ट में पहले ये था, अब 2020 के डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग NH118 है, NH548 है। इसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। पहले जो NH47A था 5.9 किलोमीटर था और ये कोच्चि सिटी से कोच्चि पोर्ट तक था। लार्जेस्ट NH44 3704 श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में था, और इसका डिस्टेंस आप 73 में से माइनस कर दीजिए तो पोरबंदर से लेकर के सिलचर का जो डिस्टेंस है वो है। और इसका NH जो है पोरबंदर से सिलचर का NH27 है, लिख लो आप। NH27 कहां से? पोरबंदर टू कहां तक? सिलचर तक। तो ये एकदम अपडेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी चीज इधर उधर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। अब मैं
अब ये सब चीजें आप देख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं फिर से एक बार और एक दूसरा मैप जो थोड़ा क्लियर और दिख रहा है वो मैप आपको दिखाता हूं और डिस्टेंस में बताता हूं कि क्या है कैसे है, आपको दिख रहा होगा सब कुछ। तो आप मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर महाशय जी मुझे दूसरा फिगर दिखाइएगा, थोड़ा दिख रहा है क्या? एक और है बीच वाला दिखाइएगा, वो कैसा फिगर था? दोनों एक ही है, ये दिखेगा, दोनों तो सेम ही है। ओवरलैप उपलैप देख लीजिए, सब कुछ वही है दिख रहा है और डिटेल से मैं बता ही चुका हूं, आप यहां से भी देख सकते हो। चेन्नई वाला, कोलकाता, चेन्नई, सिलचर, ये सब कुछ आप देख रहे हो। अगर जूम करके देखोगे तो दिल्ली, आगरा, दिल्ली से आगरा के बीच में ये है, कौन साइड है, और उधर देखोगे तो उधर दिख नहीं रहा, ब्लर है। उतना डेप्थ में नहीं जाना है, नंबर उम्बर देख लीजिएगा आराम से, सब कुछ सही है। तो एनएच जो पुराने नोमेनक्लेचर था NH2, लोग रटवाएंगे इसको, इसका डबल कर देना, इसको ये कर देना, उसको काट देना, पिट देना, ऐसा कुछ नहीं है। अब सब काट पीट खत्म हो गया, आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। NH44 दिल्ली से आगरा, NH19 आगरा से कोलकाता, और ये दिल्ली से बंबई से कोलकाता के पूरे को नाम दे दिया गया NH48, और श्रीनगर से पोरबंदर कन्याकुमारी के बीच में NH44 जो कि लॉन्गेस्ट NH है, नेशनल हाईवे है इंडिया का लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट NH में हमने बता दिया, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से जीके जीएस में, 47A दिया जाएगा 5.9, ये पुराने के कोरस्पॉन्डिंग, नए 2020 के कोरस्पॉन्डिंग अब जो NH118 है और 548 है, ये अपडेट कर लीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ सब कुछ। डिस्टेंस भी लिख दिया हूं, कहां से कहां है वो भी देख लिया हूं। झारखंड, ये कुछ नाम है झारखंड में, और जमशेदपुर से कुछ लोकल नाम है जो कम यूज होता है, उसके बीच में है। महाराष्ट्र में ट्रांसवर्स के बारे में बोला गया है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, महाराष्ट्र के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट का। बाकी सब आपके सामने है, क्लियर। कंप्यूटर वहां से इसको हटाइए डायरेक्ट से। ये तो एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज था, थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए कर दीजिए बंद। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए ये सब चीजें जाने हैं, ताकि हम लोग नेशनल हाईवे पढ़े। नेशनल हाईवे तो सबसे छोटा, सबसे लंबा, और दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं हम लोग, मान लीजिए सपनों का गाड़ी लिए, ड्रीम गाड़ी से आपको टूर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली से कोलकाता जाना है तो हमें कौन सा नेशनल हाईवे से जाना होगा। कोलकाता से चेन्नई जाएंगे तो 16 पे जाएंगे, बॉम्बे से चेन्नई जाएंगे तो 48 पे जाएंगे, दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे तो 48 पे जाएंगे। हालांकि ये सब पे आज के डेट में नितिन गडकरी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं नेशनल हाईवे के ऊपर, और ये सब जो डिस्टेंस है बहुत जल्दी कवर कर दिया जाएगा, और मतलब एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट हो रहा है। अभी तो नेशनल हाईवे पे हम बात करते हैं, एक्सप्रेसवे इंडिया में बहुत कम जगह है, बहुत कम डिस्टेंस में एक्सप्रेसवे है। अब एक्सप्रेसवे पे भी काम हो रहा है और उसका भी टोटल लेंथ बढ़ाया जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये लेक्चर को मैं थोड़ा सा यहीं पे रोकता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 20 ईयर रोडवे प्लान, 20 ईयर प्लान हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट हो गया है तो इसको खत्म करेंगे। उसके बाद रोड का पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग इसका प्रोसेस क्या क्या है, सर्वे कैसे करते हैं, स्टार्टिंग क्या होता है, कैसे कैसे पूरा स्टेजिंग क्या क्या है, डेवलपमेंट कैसे कैसे होते हैं, ये सब पूरा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे 20 ईयर रोड, 20 ईयर प्लान, डेवलपमेंट और पैटर्न, और सर्वे करेंगे हम लोग, कितने टाइप के सर्वे होते हैं, कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे डालते हैं, ये सब बातें थोड़ा सा बेसिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक पे जाएंगे वो स्टार्ट होगा ज्योमेट्री डिजाइन। बहुत मजा आने वाला है, देखते रहिए लेक्चर, और अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तो हालांकि ये सब ऐसे ही है, ये सब बातों में कोई ज्यादा दम नहीं होता है,
ये सब जो मैं पढ़ाया हूं ये सब हवाबाजी है, सही है, या मैं पढ़ाऊं या कोई और माहौल बनाए, सब ऐसी है। इससे एक क्वेश्चन आना है या नहीं आना है, एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा नेशनल हाईवे के बारे में बताया हूं कि एक माइंड में बैठे कि क्या है हम लोग पढ़ने वाले। हम लोग ये थोड़ी पढ़ने वाले कौन से को इतना लेंथ है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाईवे बनाएंगे तो उसका विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। अब दूसरी बात, इसी लेक्चर में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, हाईवे क्या होता है, इसका नाम हाईवे क्या है। मैं जस्ट एक लाइन में बता के निकल गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग डाउट में होंगे कि एक लाइन में बता के निकल गए, तो समझिएगा। मान लीजिए मेरा ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये फील्ड है, ये ग्राउंड सरफेस है। अगर मैं यहां पे रोडवे प्लान कर दूं इस तरीके से, समझिएगा, बट ध्यान से समझिएगा, ये है इस तरीके से अगर मैं रोडवे प्लान कर दूं इसके नीचे अर्थ पे, तो हुआ क्या है समझिएगा, यहां पे एक डिमेरिट इफेक्ट्स आए। खर्च तो जरूर कम पड़ेगा क्योंकि हम ग्राउंड सरफेस पे ही रोडवे बना दिए हैं, रोड ये बना दिया, अभी रोड ही लिख रहे हैं, रोड हमने बना दिया। हुआ क्या है कि हमने रोड और ग्राउंड सरफेस के बीच का जो लेवल था, ये लेवल डिफरेंस नहीं किए। अभी एक कंट्राडिक्ट इस पे जनरेट होगा, उसको भी हम लोग दूर करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। लेवल डिफरेंस नहीं किए हैं तो होगा क्या कि आदमी यहां से चल रहा है, या बच्चा को खेलने के लिए यहां पे मान लीजिए रेसिडेंस है, यहां पे खेलते खेलते या बॉल, क्रिकेट का बॉल गया, आप रोडवे पे चले गए, यहां पे हाई स्पीड व्हीकल आ रहा है, वो आपको भी लेकर के साथ में चला जाएगा या आपको नुकसान पहुंचा देगा। इधर से कोई जानवर आया, वो बेचारा टहलते टहलते उसको कोई आइडिया नहीं है, घुस गया रोड पे, पेवमेंट पे चला गया, कैरेज वे पे चला गया, उसको एक्सीडेंट से बेचारा मौत हो गया उसका। दूसरी बात, अब और भी टेक्निक चीज यूज हो रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे और बातें करेंगे कि अब तो एक वन वे का हाइट कुछ और है इधर का, और मान लीजिए यहां पे एक डिवाइडर है, इसको डिवाइडर बोल रहे हैं अभी कुछ देर के लिए, और इधर का एक पेवमेंट है, तो ये इसका हाइट कुछ और है, इसका हाइट कुछ और है। यही सब रिसर्च होता रहता है सीआरआरआई में, इसका हाइट कुछ और है, इसका हाइट कुछ और है। सीआरआरआई में हमारे 2 स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर के गए हैं, 2 अलग अलग ईयर में सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है। साइट पे भी मैंने उसका फोटो डाला हुआ है, क्योंकि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा अच्छा देता है और अच्छा है, सुकून का लाइफ है, ज्यादा ताम झाम नहीं है, ऑफिशियल वर्क है ज्यादा, ठीक है। तो ये आज के डेट में क्या किया गया है कि मान लीजिए एक डायरेक्शन में, ये दूसरे डायरेक्शन में, अभी हमने क्या बनाया, ये अब हम लोग जो नया बना रहे हैं वो ऐसे कर दे रहे हैं, एक दूसरा डायरेक्शन में ये, एक दूसरा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस से क्या हुआ है कि मेन जो रात में जो हाईवे पे जो गाड़ियां चलती है, ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे ज्योमेट्री डिजाइन में, ठीक है, ओएसडी पे, एसएसडी पे, वैली कर्व में, सबमिट कर्व में, किस चीज के लिए क्या चीज डिजाइन होता है हम लोग इस पे बात करेंगे। तो जब हम लोग ग्रेड का डिफरेंस डाल दिया है, तो इसका लाइट नीचे रह जाएगा, इसका लाइट ऊपर जाएगा, दोनों का लाइट टकराएगा नहीं तो अभी क्या है, अगर सिंपल एक डायरेक्शन में जा रहा है, गाड़ी आ रहा है, तो इसका लाइट इसके इधर वाले से जो आ रहा है इसको चमकेगा, इसका लाइट इसको चमकेगा, तो ये बीच में जो डिवाइडर होंगे तो हो सकता है इधर चला जाए, चाहिए इधर चला है, तो एक्सीडेंटल एरिया का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ है ध्यान से देखिएगा, इसीलिए अब मान लीजिए कंडीशन मैं बताता हूं, अब क्या किया गया है कि रोड ग्राउंड सरफेस तो है ही, ग्राउंड सरफेस तो है ही, ग्राउंड से क्या किया गया है, थोड़ा फिलिंग कर दिया गया है और इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिए गए। अब यहां पे तुम खेलते रहा करो, अब यहीं पे क्यों बोल रहा हूं, यहीं से नहीं, क्यों नहीं बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्या डिस्टेंस होता है, इस पे बाद में बात करेंगे ज्योमेट्री डिजाइन में। यहां से अगर कोई खेलते आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा यहीं तक आएगा, गाड़ी तो यहां पे चल रही है ना, गाड़ी तो यहां पे जा रही है ना, ये गाड़ी जा रही है ना, तो ये बंदा को या इधर से जो जानवर आएगा वो इसके ऊपर चढ़ेगा नहीं, तो ना तो आदमी का नुकसान है, ना तो गाड़ी का नुकसान है, ना तो गाड़ी का नुकसान है, ना तो जानवर का नुकसान है, प्लस यहां का जो पैसेंजर ड्राइवर जो है
वो फ्री माइंड होकर के चला रहा है कि कोई इधर से नहीं आएगा, इधर से नहीं आएगा। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते होंगे कि मॉर्निंग टाइम में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। मॉर्निंग टाइम में रोड खाली है, दिल्ली में मान लीजिए रोड खाली है और एक कट यहां पे दे दिया गया है, आया तेजी से और इधर से कोई आया, टकराया, गिर गया। वजह क्या है कि इसके ड्राइवर को लग रहा है कि सुबह में कौन आएगा और कोई आ गया, इसलिए तेज चल रहा है, कोई आया, गिर गया। अगर मेरे को, और जहां पे भीड़ भाड़ होगा उसको पता होगा कि इधर से कोई भी आ सकता है, यार अब टाइम हो गया है, तो बेचारा बच बच के चलेगा, डर डर के चलेगा, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए इसका ग्रेड चेंज कर दिया गया है, हाइट पे ला दिया गया है, इसलिए इसको बोला गया हाईवेज। और इसमें कोई बड़ा तुरम चीजें नहीं है, हाई पे है इसलिए हाईवे। क्यों ऐसा किया गया है ये? अब ऐसा नहीं है, आप देखोगे कई बार कि आपको मिलेगा जब शहर वहर आएगा तो शहर ऐसा थोड़ी है, शहर का लेवल पे मतलब जहां पे आप रेसिडेंस देख रहे हो उसके लेवल पे भी होंगे। तो हम लोग उसके लिए उस चांस में क्या कर देते हैं, यहां पे रेलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, रेलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इस तरीके से रेलिंग क्या करते हैं हम लोग, रेलिंग प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे ऐसे। तो इधर का लोग इधर नहीं आता है, इधर का लोग इधर नहीं आता है, कहानी खत्म, फ्लो इजी फ्लो करता रह गया, कहानी खत्म। तो हाईवे क्यों वर्ड है वो समझ में आ गया प्रैक्टिकली। अभी बहुत सारा चीजें सीखेंगे, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बस आपका काम इतना है, लेक्चर पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, लेक्चर पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं और आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूं, दोनों चीजें हैं। बंदा दावा तो कर सकता है गलत, वादा भी गलत कर सकता, प्रॉमिस गलत कैसे कर देगा, और दोनों चीज गलत तो नहीं हो सकता। मैं दोनों चीज कर रहा हूं, प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि बहुत हाई लेवल पे लेके चलूंगा हाईवे को, मजा आने वाला है, एक एक चीज समझ में आएगा कि एसएसडी क्यों प्रोवाइड करते हैं, ओएसडी क्या करते हैं, जोन क्या होता है, सब कुछ, लेटरल फ्रिक्शन क्या है, अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, घटा देंगे तो क्या होगा। ऐसा नहीं कि कोड में दिया है ये ले लो, ये दिया है ये ले लो। हम लोग देखेंगे इसको डिटेल से कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। हाईवेज क्यों नाम है समझ में आया। अगर सेम हाइट पे है तो हम लोग क्या करते हैं ये भी समझ में आया। आज के डेट में क्या करते हैं वो भी समझ में आ रहा है कि मॉडर्न टेक्निक से जो बन रहा है, एक तरफ कट कर देंगे, एक तरफ फिल कर देंगे, एक तरफ फिल कर देंगे, एक तरफ कट कर देंगे। फिलिंग कटिंग का गेम तो हम लोग सिविल इंजीनियर करते रहते हैं, तो ग्रेड चेंज हो जाता है। तो लाइट का मेजर एक्सीडेंट रात में लाइट के रिफ्लेक्टिंग के वजह से होता है। आप देखते होंगे घर में भी जो एक्सपीरियंसिव ड्राइवर होंगे वो बोलते होंगे रात में, बेटा नया तू सीखा है तू मत चला, बड़े वाले भैया को दे दे वो अच्छा चलाएगा रात में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, आइडिया है कि हमें लाइट के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नया बंदा तो लाइट देखेगा, पैर देखेगा, गियर देखेगा, कहानी खत्म हो गया। क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे, ये सब बातें मैं जस्ट इंटरेस्ट जगाने के लिए इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग ऐसी हवाबाई नहीं पड़ेंगे। हम लोग देखेंगे जो हाईवे का ये जो पेवमेंट डिजाइन हुआ है इसमें कौन कौन से क्रॉस सेक्शन हैं, इसका विड्थ कितना होगा, इसका क्रॉस स्लोप क्या होगा, डिवाइडर कर्व क्या होंगे, डिवाइडर क्या होंगे, इसके बीच में फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, ये वाले फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, ये सब डिटेल से देखने वाले हैं कि कब कैसे क्या क्या होता है, क्यों करते हैं, सब डिटेल से हम लोग देखेंगे। बहुत मजा आएगा, जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको शुरुआत कर दिए हैं, तो इसको अंजाम तक ले जाना हमारा काम है। बस आप मजा लेते रहिए, देखते रहिए। और हां, पढ़ने वाले बच्चे से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं और एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, आप लोग थोड़े से ना क्वालिटी के ऊपर जस्टिफाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर 4 साल से मैं एक्स वाले पे फ्री पढ़ रहा हूं, हो कुछ नहीं रहा है। कुछ लोग वाई पे मैं सर 1 साल से फ्री पढ़ रहा हूं, हो कुछ नहीं रहा है। अरे भाई, वो समाज सेवा थोड़ी ही करते हैं क्या जो आपको फ्री पढ़ा करके सिलेक्शन दिला देंगे, और वो लोग फ्री में इतना कुछ थोड़ी पढ़ाते हैं जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो टाइम का बर्बादी है, वो एक बिजनेस करने का तरीका है, भीड़ इकट्ठा करने का तरीका है। आप देखते होगे ना, बोला जाता है ना 3 स्टेप में, पहला फ्री पढ़ो यूट्यूब पे,
अच्छा, यहां पे मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसका क्वेश्चन कहां पे कराऊंगा? प्लस पे। अच्छा, ये दोनों पढ़ लिए। अगर अब गाइडलाइन कहां दूंगा? तो जेड पे। ये फ्री है, ये इसको अपने घर में बुला के फ्री पढ़ा रहे हैं, फिर ये दोनों से काम नहीं चल रहा है तो कह रहे हैं आप मेरे पास पेमेंट करो। इतना टाइम क्यों खराब किए रे भाई? बात को समझिए, अगर समझदार हैं तो समझिए। अब कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा तो आई एम सॉरी कि आपको सजेशन नहीं देना चाहिए था मुझे, मैंने दे दिया। और जो समझदार हैं, जिनको चाहिए जल्दी रिजल्ट, वो इन सब चक्रों में मत पड़ो। अगर लेना है तो डायरेक्ट ये ले लो। इसलिए मेरा जो वीडियो है वो फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फ्री वाला कंटेंट देते ही नहीं। क्योंकि जब फ्री में भी दूंगा तो 100% ही दूंगा। ऐसा नहीं मैं थ्योरी यहां पढ़ाया, न्यूमेरिकल वहां कराऊंगा और ये वहां कराऊंगा। ऐप पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, यूट्यूब पे मैं ये कराऊंगा, और दोनों से कुछ नहीं बनेगा। परेशान हो जाओगे 2 साल, फिर कहोगे मेरे पास आओ ना, वहां पे हम गाइड भी देंगे। फ्री गाइडलाइन है हमारे पास, जब चाहे जब कॉल कर सकते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग, डाउट के रिगार्डिंग। कभी लो फील कर रहे हो तब भी आप कॉल कर सकते हो, फ्री, कोई चार्ज नहीं है। बात करने का, सजेशन देने का कोई चार्ज नहीं। ये वाला क्या है, सजेशन देने का अलग से चार्ज है 20,000 रुपया, ऐसा नहीं है। आप पढ़ने वाला बनिए। आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। क्वालिटी से समझौता नहीं होगा, चाहे जो मर्जी से समझौता हो जाए, क्वालिटी से समझौता नहीं होगा यहां पे। ये मैं और मेरा अंदर से एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है हमारा कि क्वालिटी खराब नहीं करना है। जो भी पढ़ाएंगे मार्केट का टॉप टीचर होगा, उससे आप कंपेयर करो मेरा सब्जेक्ट, फुल्ली सेटिस्फाइड होकर के आप मेरे पास ज्वाइन करो, फुल्ली। कोई कहेगा ना कि आरसीसी, तो आरसीसी का मार्केट में पहले सर्च करो कि टॉप खिलाड़ी कौन है, उसके बाद मेरे से कंपेयर करो कि उनका अच्छा है कि मेरा अच्छा है, फिर आकर के लो, फुल्ली निश्चिंत होकर के लो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 19 नहीं रहूंगा, 20+ रहूंगा, 19 नहीं होऊंगा किसी से, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं। मेहनत आपके लिए करता हूं, मेहनत हम अपने लिए करते हैं, चीजों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अब ये देखिए, जैसे NH हाईवे, मैं भी, कोई मेरे घर में कोई आकर के चिट्ठी थोड़ी फेंक के गया, हम भी मार्केट पे रिसर्च किए, हम भी गूगल पे खूब सर्च करके आकर के आपको नया चीज दे रहे हैं। लोग पुराना चीज ही पहले दिए जा रहे हैं। लो, अब बोलेंगे कि जन्नत दिखाएंगे। जन्नत, अरे जन्नत कुछ नहीं है। जन्नत अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तब जन्नत होगा। एक सब्जेक्ट से जन्नत वन्नत कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, रटने वाला काम नहीं है। मैं यहाँ पे एक एक चीज समझाऊंगा। फर्स्ट लेक्चर था इसलिए मैं इतना कुछ बोला हूं, बाकी मैं बोलता नहीं हूं। आपको पता है, जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको पता है कि मैं कभी ये सब चीजें बात नहीं करता हूं। लेकिन एग्जाम खत्म हो गए हैं जो होने वाले थे, अब नए बच्चे हैं, तो नए बच्चे से रिक्वेस्ट यही है कि फ्री के चक्कर में, आओ ले लो के चक्कर में मत पढ़ना। एक बेहतर क्वालिटी, समझदारी से आप एडमिशन लेना। ये नहीं कि कोई सस्ता दे रहा है, 1,000 में दे रहा है, आप ले लो, कुछ नहीं फायदा है। मेरे पास 3-3 साल, 4 साल का बच्चा इलाहाबाद में पढ़ रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, मेरे पास आ रहा है। एक्स कोचिंग में कह रहा है 2 साल से कर रहा हूं सर, कुछ नहीं हो रहा। वो ज्वाइन किया, आज के डेट में काफी इंप्रूवमेंट है। टेक्निकल हमारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं हो रहा है कुछ लोगों का। टेक्निकल में 70+ मार्क्स हैं इस बार, 75+ मार्क्स हैं हमारे। बहुत सारे, कम से कम 18-19 बच्चों का 70 से 75+ मार्क्स वाले 18-19 हैं। 6-7 बच्चे का तो 80+ मार्क्स है टेक्निकल में, जबकि अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ाया है तब भी। अब उनका जो रिजल्ट रुक रहा है वो पीटी में रुक रहा है, और वो नॉन टेक के वजह से, क्योंकि नॉन टेक जो है 50% वेटेज रखता है। तो सिर्फ और सिर्फ, और दावे के साथ है, जिस दिन वो क्वालिफाई कर गए पेपर 1, पेपर 2 में फाड़ के रख देंगे, उनसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मेरे को अपने पे
भरोसा है और मैं अब जो पढ़ाया हूं उस पर भरोसा है, और जो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, मुझे उस पर अपने से ज्यादा भरोसा है कि अगर वो पढ़ रहा है तो उससे कोई हाथ नहीं मिलाएगा। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 आएंगे यहां पे। उसमें हम लोग 20 ईयर प्लान देखेंगे और पैटर्न देखेंगे, सर्वे देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। तो मेरे तरफ से गुड लक, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन है, वो सब सीरीज देखिए, मजा आएगा कि हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग डिस्कशन करते हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच।